आज हम सेट समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय की पहले डेफिनेशन कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित से तात्पर्य होता है कि किसी एलिमेंट यानी कि जिन वस्तुओं का हम संग्रह कर रहे हैं तो उन वस्तुओं का उसमें शामिल होना या नहीं होना वो हमें क्लियर पता हो, या तो वो वस्तु जिसके बारे में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये वस्तु इसमें शामिल होगी या ये वस्तु इसमें शामिल नहीं होगी, उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित है। और जो ये समुच्चय होता है इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे ABCD। और इसके अवयव होते हैं जिनको एलिमेंट बोलते हैं। इन एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो समुच्चय होता है इसको मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो समुच्चय की परिभाषा, सेट की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का उस समुच्चय में शामिल होना या नहीं होना हमें स्पष्ट रूप से पता हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर सेट बनाने के लिए दे दिया जाए तो सेट में जो एलिमेंट हो वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो तो सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो, इसको स्पष्ट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कक्षा है। कक्षा के हमें फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर वाले विद्यार्थियों का हमें संग्रह करना है। तो ये किसी को भी काम दिया जाएगा तो स्पष्ट रूप से उनकी मार्कशीट के अंक के आधार पर कलेक्शन करेगा, तो वही स्टूडेंट शामिल होंगे जो 60% से अधिक अंक प्राप्त है। लेकिन यही अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि मैथ्स वाले अध्यापकों को कहा जाए कि आपको इस कक्षा के होशियार बच्चों का संग्रह करना है या कमज़ोर बच्चों का संग्रह करना है, तो उनकी लिस्ट में अलग व्यक्ति आएगा। हो सकता है कोई मैथ्स में होशियार हो और यही काम केमिस्ट्री के व्यक्ति को दिया जाए, तो ज़रूरी नहीं है जो मैथ्स में होशियार हो वो केमिस्ट्री में हो। तो यहाँ पर समूह अलग अलग बनेगा, एलिमेंट अलग अलग आएगा, यानी कौन होशियार है कौन होशियार नहीं है इस पर हमें डाउट रहेगा। अलग सब्जेक्ट वाले के लिए अलग रहेगा। तो इस प्रकार का कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट डिवीज़न से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है तो उनका संग्रह करना है, तो वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी भी टीचर को अगर दे दिया जाएगा समूह बनाने के लिए तो एलिमेंटों की संख्या सेम होगी, तो ये वेल डिफाइन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक तो कि इनको डिनोट जो सेट होता है इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा किया जाता है, और जो इसके एलिमेंट है उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और ये मंझले ब्रैकेट कैरेली ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है A, B और C, तो ये एक सेट हो गया जिसको मैंने अल्फ़ाबेट, ये जो सेट को डिनोट करने वाला तो कैपिटल होंगे, ये स्मॉल होंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मेरे को बताना है कि ए में है तो हम A बिलोंग टू A लिखते हैं। और अगर किसी को हमें बताना है जैसे D नॉट बिलोंग टू A, तो इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है। फिर जो समुच्चय होता है, समुच्चय को प्राय दो विधियों से निरूपित किया जाता है। जैसे मान लो एक हमें समुच्चय बनाना है कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको दो प्रकार से हम लिख सकते हैं समुच्चय को। एक तो रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में तो हम क्या करेंगे? रोस्टर विधि में हम समुच्चय के एलिमेंट को लिख देंगे कि 1 2 3 4, ये सेट बता दी हमने कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और अगर यही हमें दूसरी विधि से, तो दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, जिसमें हम प्रॉपर्टी के द्वारा बताएंगे कि इसमें वो एलिमेंट शामिल होंगे, यानी कि एक्स हम यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को डिनोट करेगा, यानी कि एक्स इसका मतलब होता है एक्स सच दैट, यानी इसमें वह एलिमेंट शामिल है कौन से? एक्स 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार जो समुच्चय बनाया जाता है इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये दो विधियां हैं, एक तो रोस्टर विधि जिसमें तो हम सूची को पूरे को लिखा जाता है, ये फाइनाइट सेट के लिए तो ठीक है, लेकिन जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो तब इस विधि को प्रॉब्लम आती है बनाने में, वो एक ये इसका लिमिटेशन है।
फिर जो ये विधि है इसमें हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि जो इसमें एलिमेंट शामिल होंगे वो कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। और इस प्रकार ये जो इस प्रकार जो लिखा जाता है उसको समुच्चय विधि कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ए है, जैसे मान लें हमने एक सेट माना ए बी हमने लिया एलिमेंट इसके, तो ये तो समुच्चय हो गया जिसमें ए और बी एलिमेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ सेट, किसी सेट का ऑर्डर क्या होता है, तो जितने एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे इसमें ए और बी हमने 2 एलिमेंट लिए तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं। तो इसका ऑर्डर पूछे या सेट का कोटि पूछे तो वो क्या होती है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने एलिमेंट है उसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। फिर ऑर्डर की डेफिनेशन के आधार पर ही हम सेट को डिफाइन करते हैं कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है उसमें एलिमेंटों की संख्या सीमित है, यानी कि गिन सकते हैं। जैसे इसमें ऑर्डर कितना आया, 2 आया, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट में तो एलिमेंटों की संख्या सीमित होती है, उसको फाइनाइट को हिंदी में परिमित समुच्चय कहते हैं। और अगर एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है, असंख्य है, तो उनको हम इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय को डिनोट करने का तरीका ये फाई होता है, या हम इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। ये रिक्त समुच्चय यानी कि जिसको हम वॉइड सेट या नल सेट भी कहते हैं, इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है। जैसे आपको कह दिया जाए 1 से बड़ी और 2 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो एक भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। और अगर एक भी एलिमेंट शामिल नहीं होता है तो उसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, जिसको हम नल सेट या फाई सेट कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए नल सेट और फाई सेट का ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर 0 होता है, एक भी एलिमेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे, जैसे मान लो एक सेट मैंने लिया 1 और 2, और एक सेट लिया मैंने ए और बी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए यानी कि इसमें भी 2 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ बी इसमें भी 2 एलिमेंट है। अगर ऐसे समुच्चय जिनका ऑर्डर सेम हो यानी कि एलिमेंटों की संख्या समान हो, उनको हम तुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। फिर हम देखेंगे एक सेट हमने लिया जैसे 1 और 2, एक सेट लिया मैंने 2 और 1। यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए भी 2 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 2 है। यहाँ पर देखोगे आप कि दोनों में कोटि समान है, यानी कि ऑर्डर सेम है दोनों समुच्चय का। यानी एलिमेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, एलिमेंट का ऑर्डर भी समान है और एलिमेंट भी समान है, तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। यहाँ पर ध्यान रखना है, समान, इसको कहेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय कब के होगा, जब उसका ऑर्डर और अवयव दोनों समान हो। लेकिन तुल्य समुच्चय में जरूरी नहीं है कि एलिमेंट समान हो, एलिमेंटों की संख्या समान होनी आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कोई जैसे सेट ए है, इसमें हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमें ये स्कूल लिख रखा है, इसके एलिमेंटों का एक हमें समुच्चय बनाना है। तो जब समुच्चय बनाएंगे तो एस सी इनके बीच में ये कोमा का साइन लगाना है। फिर ये 2 बार ओ है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है, तो रिपीट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे हमने लिया ए, ये जैसे 1 और 2 है, तो इसके सबसेट देखेंगे। इसके सबसेट का मतलब होता है कि वे जो इसी के एलिमेंट से बनकर जो समुच्चय बन रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक समुच्चय ये बना दिया 1, एक समुच्चय बना दिया 2, जिसमें एक हमने बना दिया 1 और 2, और एक ये 5। फाई का मतलब ये नॉन जो एम्प्टी सेट होता है, इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो जैसे हम देखें ये समुच्चय, इसके सभी एलिमेंट ए के भी हैं। जैसे ये देखें इसके भी एलिमेंट सभी के सभी इसमें हैं, और जैसे ये देखें इसके भी सभी के सभी एलिमेंट इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं।
तो ये 4 इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। सबसेट का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि ए बी ए का सबसेट कब कहलाएगा, जब हम बी का कोई एलिमेंट लें। यहाँ पर कोई को दर्शाने के लिए हम कोई भी, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स ले लेते हैं, और अगर ये एक्स ए में भी उपलब्ध हो तो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। तो ये सबसेट की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखोगे, जैसे हमने ये एक पहला, जिसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ, इसको A3 कह देता हूँ, ये 5 है। तो A1 का एलिमेंट 1 है जो A में भी है, इसका मतलब A1 भी A का सबसेट है। A2 में एलिमेंट 2 है जो इसमें भी है, इसका मतलब A2 A का सबसेट है। A3 जैसे 1 और 2 दोनों एलिमेंट इसमें है, तो ये भी इसका सबसेट है और 5 भी इसका सबसेट है। ये इस प्रकार सबसेट की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखो, हमने बी को तो हमने सबसेट कह दिया, यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें ए में है, तो बी इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। लेकिन हम ए को बी का क्या कहेंगे, तो इसको सुपरसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या होता है, जैसे हमने कहा बी ए का सबसेट है, बी क्या है, ए का सबसेट है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी का सुपरसेट है। तो ये ध्यान रखना, सुपरसेट की डेफिनेशन। फिर हम आसानी से देख सकते हैं कि अभी हमने देखा कि जैसे ए कोई सेट है तो इसके दो तो सबसेट होंगे ही होंगे, एक तो 5 और एक ही SMM। तो इनको हम क्या कहेंगे, तो इन दो को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। इनको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इनके अलावा जो सबसेट होंगे उनको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो सबसेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्प्रॉपर सबसेट और एक सबसेट प्रॉपर सबसेट। 5 और ए, यानी कि एक तो संयम और एक 5, ये दो तो हमेशा सबके सबसेट होते ही हैं, इसलिए इनको इम्प्रॉपर कहते हैं। इनके अलावा जो भी सबसेट प्राप्त होता है उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि ए बराबर बी, ए बी के बराबर होगा। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, ए बी के बराबर कब होता है, तो परिभाषा हमने देखी थी कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंटों की संख्या भी समान हो और एलिमेंट भी समान हो, तो हम कहते हैं कि ए और बी बराबर हैं, यानी समान समुच्चय है। इसको प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, दो भागों में प्रूफ करना होता है। एक तो हमें बताना होता है कि ए बी का सबसेट है, और एक बताना होता है बी ए का सबसेट है। ए को बी का सबसेट बताना है तो आपको पहले हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। कोई भी हम एलिमेंट लेंगे ए का, और हम प्रूफ कर देंगे कि ए एक्स, जो हमने कोई भी एक एलिमेंट ए का लिया वो बी का भी एलिमेंट है, तो हम कह देंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट हो गया बी का। और अगर इसी प्रकार हम ये भी प्रूफ कर दें कि कोई एलिमेंट बी का लें और हम प्रूफ कर दें कि ये ए में है, तो हम इसका मतलब होता है कि बी सबसेट है ए का। और अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम कहते हैं ए बराबर बी है। यहाँ पर आपको एक चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है और। ये हिंदी वाला और है, ये हिंदी वाला और है, और इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं। इसका मतलब होता है या, यानी कि ये वाला और इंग्लिश में, यानी इसका जब चिन्ह आएगा तो जैसे मान लो यहाँ पर लिख रखा है ये वाला चिन्ह, इसका मतलब होगा ए बी शामिल और बी बी, यानी कि ए और बी दोनों पर वो बात लागू होगी। इसका मतलब होगा कि या तो ए या बी, दोनों में से या तो ए होगा या बी होगा, इसका मतलब ये। फिर हम पावर सेट की बात करते हैं कि पावर सेट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय क्या होता है, इसको डिनोट करने का होता है, जैसे मान लो ए कोई सेट है, इसका पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट उन समस्त जो सब सेट होंगे उनका समुच्चय होगा। क्या होगा, ए के सभी सेटों का सेट, यानी कि फैमिली ऑफ सेट्स, सबसेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ए लिया 1 और 2, फिर इसके सबसेट देंगे कि एक तो 5 होता है, एक ए तो सेम होगा ही होगा, एक 1 और एक 2।
ये इसके सबसेट हैं। तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए देखना है तो इन सभी सेटों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, तो ये होता है पावर सेट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ये सबसेट होते हैं इनकी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि एक के पावर सेट ज्ञात करने हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इनके सबसेट निकालेंगे, सबसेटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर में उसका ऑर्डर लगा दो। जैसे यहाँ पर 1 और 2, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो देखेंगे सबसेटों की संख्या देखो 1 2 3 4। अगर इसका हमें ऑर्डर ज्ञात करना हो यानी कि ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेटों की संख्या होती है और सबसेटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा, पावर सेट का ऑर्डर का फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो जैसे अब जो भी हमने पढ़ा है उनकी वापस चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 और 3, ये कोई एक सेट दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा क्योंकि 3 एलिमेंट है तो इनका ऑर्डर ही 3 हो जाएगा। फिर अगर इनके सबसेट की बात करेंगे तो 5 और ए, ये तो सबसेट होंगे ही होंगे तो इनको इम्प्रॉपर कहेंगे। इनके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो पहले 1 ले लूँ, 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, तो ये कितने हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक संख्या आ गई सबसेटों की 8। और अगर इसको हमें डायरेक्ट निकालना हो फॉर्मूले से तो कि 2 की पावर 3 निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाएगा। और अगर हम इनका जो ये सेट है, ये जो भी सबसेट आए हैं इनका अगर एक कलेक्शन यानी कि सेट बना लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए, जिसमें कितनी संख्या हो जाएगी 8। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा पावर सेट का 8। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर हम कोई दो सेट लेंगे, उनके बीच में मूलभूत जो संक्रियाएँ होती है, एक तो यूनियन आपको ध्यान में रखना है, एक को आपको इंटरसेक्शन और एक डिफरेंस। ये 3 फंडामेंटल यानी मूलभूत संक्रियाएँ हैं। जैसे हमें कोई दो सेट का यूनियन ज्ञात करना है, यूनियन का मतलब होता है इसमें वो एलिमेंट शामिल होंगे जो या तो x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी। इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो इसमें वो सभी शामिल हो जाएंगे जो ए बी के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। और आपको पता है डबल वालों को डबल बार नहीं लिखना है। तो ये जो भी इस प्रकार का वेन डायग्राम बन रहा है ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना ये वाला चिन्ह आएगा, जरूरी नहीं दोनों में हो, किसी एक में भी होगा तो वो यूनियन में आ ही जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक होता है, इसमें कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, तो एक्स में वो इस जो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट शामिल होंगे या तो वो ए में हो या बी में हो। यहाँ पर या नहीं लगेगा, और ध्यान रखना या वाले यूनियन में बात होती है, वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए जब वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो एक एलिमेंट ये ए सेट लिया और ये बी सेट लिया, इनका जो ये कॉमन भाग है इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कॉमन वाला पार्ट है, ये बताता है ए इंटरसेक्शन बी को। फिर अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जैसे ए में से बी का डिफरेंस देखना है तो इसमें वो एलिमेंट शामिल होंगे, कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, केवल एक के एलिमेंट वो होंगे जो बी में नहीं हो। कौन से, एक के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो। जैसे मान लो ये ए है ये बी है, ये ए को डिनोट कर रहा है ये बी को डिनोट कर रहा है, तो इसमें ये वाले एलिमेंट शामिल होंगे जो बी में नहीं है, केवल और केवल ए में है। तो हमने ये तीनों फंडामेंटल ऑपरेशन देख लिए हैं। फिर इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे वर्ग सम यानी कि आइडम पोटम
प्रॉपर्टी। आइडम्पोटम का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ कोई संक्रिया कराने पर अगर वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसको हम आइडम्पोटम कहते हैं। जैसे ए का ए के साथ यूनियन करने पर ए प्राप्त होगा, तो इसको हम कहेंगे कि जो ये यूनियन के लिए ए क्या है, वर्ग सम एलिमेंट है। अगर यही बात अगर इंटरसेक्शन की बात करें कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वर्ग सम कहलाती है। फिर तत्समक यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, जैसे मान लो यूनियन की बात करें तो एक का किसके साथ यूनियन निकालें कि ए ही आ जाए, यानी कि इसको किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए कि वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। जैसे किसके साथ इसका यूनियन करें तो इसका यूनियन फाई के साथ करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा, इसको कहेंगे ये क्या है, फाई क्या है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी यानी तत्समक एलिमेंट है। फिर कोमेटेटिव की बात करें यानी क्रम विनिमय क्या होता है, तो क्रम विनिमय का मतलब हुआ कि उनका क्रम चेंज करने पर अगर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए तो उसको हम कहते हैं कोमेटेटिव। तो यूनियन के लिए ए का बी के साथ यूनियन करो, चाहे बी का ए के साथ यूनियन निकालो, ए की वैल्यू प्राप्त होती है, तो ये यूनियन के लिए कोमेटेटिव होता है। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, चाहे बी का ए के साथ, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन इज कोमेटेटिव, यूनियन इज कोमेटेटिव, यानी क्रम विनिमय है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है। फिर हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, यानी क्रमित युग्म क्या होता है। अगर कोई हम सेट ले रखा है और सेट के कोई दो एलिमेंट को हमने इस इंटरवल में रख दिया ए और बी, तो इसको हम जैसे इसकी जगह फिक्स कर दी, पहले को ए है तो इसको पहला स्थान, इसके दूसरे स्थान, इनकी अगर जगह फिक्स कर दी जाए यानी क्रम की निश्चित कर दिया जाए उसको, तो हम कहते हैं क्रमित युग्म। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो यहाँ पर A1 B1 ये एक युग्म है, क्रमित युग्म है, और ये A2 और B2 क्रमित युग्म। अगर ये इक्वल होंगे तो ये डेफिनेटली इक्वल तभी होंगे जब A1 बराबर A2 हो और B1 बराबर B2 हो। तो ये ध्यान रखना, ये क्रमित युग्म क्या होता है, यानी कि किसी भी दो एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स कर देना, पहले की जगह, दूसरा दूसरे की जगह, तो उन अवयवों को लिखने का क्रम निश्चित हो जाता है, तो इसको क्रमित युग्म कहते हैं। और इसकी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अगर दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली पहली पोजीशन वाले एलिमेंट सेम होंगे, दूसरी पोजीशन वाले भी सेम होंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे सेट का गुणन, जैसे कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने, एक तो ए सेट है और एक बी सेट है, इनका हमें प्रोडक्ट ज्ञात करना है यानी कि गुणा ज्ञात करना है। तो गुणा ज्ञात करने के लिए हम एक वो एलिमेंट होगा जो इस टाइप का होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर का सेट होगा, जिसमें पहला एलिमेंट तो इस पहले का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट ये दूसरे सेट से लेंगे, यानी कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो इस प्रकार का जो सेट होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, इनका गुणन है, दो सेट का गुणन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना कि ए का गुणन बी ये नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई है, यानी इसका गुणन इसके बराबर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के निश्चित जगह होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप का होगा तो इसमें बी ए हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये अलग अलग होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। और ये इक्वल तब भी हो सकते हैं जब ए और बी दोनों इक्वल हो। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीपल बी, इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इनके ऑर्डर के लिए ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ बी, ये इनका ऑर्डर होगा मल्टीपल का। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे ए मैंने सेट लिया 1 और 2 का, बी सेट लिया मैंने ए और बी का,
तो इनका मल्टीपल निकालना है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जैसे पहले 1 का ए के साथ संबंध, 1 का बी के साथ, इसी प्रकार 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, ये एलिमेंट होंगे प्रोडक्ट में। तो देखेंगे इसका ऑर्डर कितना आया, तो इसमें 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 4 है, इनका ऑर्डर 2 और 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इन दोनों के ऑर्डर के मल्टीपल के बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये ज्ञात किया जाता है। फिर संबंध की बात करें कि संबंध रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आर ए का रिलेशन बी से, इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ऑर्डर पेयर में ए बी, ए का ए जहाँ पर ए से है, बी बी से है, तो ये जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है किनका, आर सबसेट होगा ए मल्टीप्लाई बी का। तो ये ध्यान रखना, ये इसके इक्वल या ऐसे हो सकता है, तो ये सबसेट होता है इसका। फिर यहाँ पर देखेंगे रिलेशन यानी कि संबंध के प्रकार देखेंगे। पहला तो रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य कब कहलाएगा, अगर उसका कोई एलिमेंट देखें हम कि उस एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध हो, तो उसको हम समतुल्य संबंध कहते हैं। सिमेट्रिक सेकंड जो होता है इसका प्रकार, तो सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध किसको कहेंगे, अगर ए का रिलेशन बी से है, फिर अगर यही बात अगर इस प्रकार लागू हो जाए, बी का रिलेशन ए से हो जाए, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। फिर ट्रांजेक्टिव यानी संक्रामक क्या होता है, तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन अगर सी से हो, तो हम ये प्रूफ कर दें कि ए का रिलेशन सी से भी है, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसंक्शन यानी संक्रामक कहलाता है संबंध। फिर चौथी प्रॉपर्टी एक होती है प्रतिसंमित। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से, फिर अगर बी का रिलेशन ए से तब भी संभव हो जब ए और बराबर हो बी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। तो इसमें ये सिमेट्रिक में ध्यान रखना, सिमेट्रिक में ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ए का बी से, बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। अगर ए का बी से, बी का ए से रिलेशन है और वो तब भी संभव हो जब ए बराबर बी हो, तो उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं।